हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट अपने पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में अपन ने वोल्ट मीटर, अमीटर और पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर को डिस्कस कर रहे थे लास्ट। पोटेंशियोमीटर आपको डिवाइस दिखाया भी था, कुछ नहीं, एक वुडन बेंच होती है जिसपे वायर्स लगे होते हैं, है ना। उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ताकि अपन वायर्स की लेंथ का भी क्या इफेक्ट आता है वो अपन इसकी सेंसिटिविटी भी समझेंगे कि ज़्यादा वायर लगाने से क्या मीनिंग आता है, क्या सेंस आता है इसका, ठीक है। और इसको सर्किट में कैसे यूज किया जाता है या किसी भी मतलब यहाँ इस तरह समझे कि पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या करता है कि आपको कोई भी सेल दे दे आपको, अगर उसको आपसे पूछा जाए बताओ उसका ईएमएफ कितना है, तो अपन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अपन उसको यूज कर सकते हैं। कोई सेल दे रखा है, उसका ईएमएफ पता है, लेकिन उससे बोल दे कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो वो भी अपन किससे जो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है क्या। ये तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मेन चीज है आपका सर्किट डायग्राम है कि कौन से एप्लीकेशन के लिए आप कौन सा सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। आपका सर्किट डायग्राम सही होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशंस आपकी सेम वैसे ही हैं जैसे कि अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट थ्योरी पढ़ी थी। कैलकुलेशंस में कहीं भी कोई चेंज नहीं है, पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि आपका सर्किट डायग्राम सही होना चाहिए। अगर आपका सर्किट डायग्राम सही है तो आप इसकी कैलकुलेशंस को खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मैक्सिमम टाइम सर्किट याद रहे तो ये अच्छा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर से आते हैं, आपको डेटा गिवन होता है या सर्किट बना होता है। तो कल ये भी बताया था कि सर्किट के अंदर क्या क्या एरर आ सकती है। मतलब जब अगर आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है और उसमें सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो हो सकता है उसमें डेटा इस तरीके से दे दे कि आपका सोल्यूशन नहीं है, या फिर कनेक्शंस प्रॉपर ना दे, उससे भी क्या होती है आपकी कैलकुलेशंस नहीं आती। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपने को साथ के साथ में कि जो आपकी कनेक्शंस हैं वो शुड भी प्रॉपर होने चाहिए, और जो डेटा गिवन है वो भी इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसका सॉल्यूशन आ जाए। जैसे कल अपन ने न्यूमेरिकल किया था, उसमें जो बैटरी थी उसका ईएमएफ और जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उसकी वैल्यू अपने पास जो सेल था जिसका ईएमएफ अपने को फाइंड आउट करना था, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी है अपने पास, जो अननोन सेल है उसके ईएमएफ से ज्यादा था, तब भी अपन उसकी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। और जो लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी अपन ने टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। पहले सर्किट डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है यहाँ पे सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम सही बनाए, है ना। मान लीजिए आपके पास बैटरी है और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया आपके पास, है ना। और इस चीज का भी ध्यान रखें, कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह आपको रियोस्टेट देता है। मैंने बताया था आपको कल कि रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस दे या रियोस्टेट दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैटरी है तो अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डायग्राम बना लो, रियोस्टेट दिखा तो रियोस्टेट का डायग्राम बना लो। गिवन ऐसे ही होगा आपको। सपोज करिए इसका ईएमएफ है E1, ठीक है क्या, या E1 बोल देते हैं, उसका रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है R1 या फिर बोल देते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सेल का R है, ठीक है क्या, जो भी आपके पास। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या था, एक सेल जिसका यहाँ पर और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करिए स्मॉल r, इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है क्या। और एक नॉन रेजिस्टेंस, नॉन का मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को पता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये किससे आएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से। आपको रेजिस्टेंस बॉक्स भी दिखाया था कि अगर आप इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस एंटर करना चाहते हो तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। मींस इस R की वैल्यू आपको पता है, तो रेजिस्टेंस R भी लिख देते इसको, ताकि रेजिस्टेंस बॉक्स। इस वायर की लेंथ बोल दीजिए L है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, ठीक है क्या। अब जो लास्ट में आपको बताया था उसी को सोल्व करने का एक और तरीका है। कई बार क्या है, जो आपका आंसर लेंथ की फॉर्म में भी आ जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल बैलेंसिंग लेंथ की फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे अपने लास्ट में कल डिराइव किया था स्मॉल इस R की वैल्यू के लिए, उसका एक और प्रोसीजर है, अपन उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जो कि आपके पास ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, और यहाँ पे स्विच है आपके पास, है ना, ये स्विच है आपके पास, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन में क्या, सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है। तो मान लीजिए लेट V इसका टर्मिनल वोल्टेज है प्राइमरी सर्किट का, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सर्किट। आपको पता होगा ये प्राइमरी सर्किट किसको कहते हैं, प्राइमरी सर्किट, ठीक है क्या। ये हो गया आपके पास टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि ये ऊपर का जो सर्किट है V क्या होगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज किसके लिए, और वैल्यू आप जानते हो क्या थी, E माइनस आई R1। जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा आप वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल्स किए थे अपन ने लास्ट में और इसको निकालना भी सीखा था। टर्मिनल वोल्टेज और प्राइमरी सर्किट, या सिंपल बोल सकते हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, ये दोनों एक ही चीजें हैं।
ठीक है ना। टर्मिनल वोल्टेज बोले पोटेंशियल ड्रॉप बोलो, सेम ही कंडीशन है ना, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग चीजें। अब पहला कनेक्शन जो फर्स्ट कंडीशन है वो कैसे बनेगी, ध्यान सुनो। जो फर्स्ट केस है इसमें या फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, सबसे पहले इसको और इसको कनेक्ट करते हैं आपस में, ऊपर वाले सर्किट को, यानी कि ये कनेक्शन हो गया फर्स्ट कंडीशन का, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में स्विच क्लोज किया आपने, तो आपको दिखेगा नीचे वाला सर्किट तो किसी काम का नहीं, ओपन है, यानी कि रेजिस्टेंस बुक्स का कोई यूज नहीं है। सिंपल, और ये आपका डायग्राम कैसे हो गया, सिंपल किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए जो आपने सर्किट बनाया था सेम उसी तरीके से है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे सबसे पहले आप कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और ये क्या आपके पास गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे जॉकी। अब क्या करते हो, इस जॉकी को आप धीरे धीरे इस पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है। जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन है मींस वहां पर बैलेंस कंडीशन होगी। तो पोटेंशियोमीटर वायर पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और जॉकी के इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो दोनों क्या हो गए, सेम। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा आपके पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, V/L, ठीक है। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ प्राइमरी सर्किट, आपको पूरा लिखना है ऑफ प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां पर V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, और L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। L क्या आपके पास, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो गया, ठीक है कि। अब तो आपके पहले फर्स्ट कंडीशन से क्या बनेगा इक्वेशन, अगर मैं इसकी फर्स्ट कंडीशन देखता हूं, देयरफॉर V/L, ठीक है। और मान लीजिए फर्स्ट टाइम जहां पर एक बैलेंस हुआ है इसको L1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, L1, यानी कि यहां से यहां तक L1। तो L1 को भी नोमेनक्लेचर कर लीजिए, L1 क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट कंडीशन, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, V/L into L1 should be equal to E2, ये कल अपन ने पढ़ा भी था, V/L into L1 should be equal to E2। क्यों, क्योंकि सर्किट केवल ऊपर ही कनेक्ट है, जो भी करंट होगा इस करंट में इस R का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि इस सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं, सिर्फ आपका क्या होता है, पोटेंशियल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी और इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है, देखो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पर इसको और स्विच को भी क्लोज कर दो, तो क्या होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया आपके पास, यानी कि इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा। सपोज करिए इस करंट को बोल देते हैं अपन I2 बोल देते हैं, ठीक है क्या, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I2। और अब क्या होगा, जैसे करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो फिक्स है कि बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज होगी। तो आप वायर को वापस क्या करोगे, स्लाइड करोगे, किसी दूसरी जगह पर आपका क्या होगा, गैल्वेनो जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। जहां पर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा वह आपका क्या होगा, बैलेंस। सपोज करिए L2, तो सेकंड टाइम बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, L2। तो L2 को बोल देते हैं अपन बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ, ये किसकी, सेकंड कंडीशन की। अब ऊपर वाले सर्किट की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था, इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि V बराबर का तो E1 लिखा है, तो E1 लिख देते हैं IR1, ना तो E1 चेंज होगा, ना I चेंज होगा, ना R1 चेंज होगा। और ये भी पता है तो ऊपर वाले सर्किट के करंट का नीचे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, मतलब अभी भी टर्मिनल वोल्टेज आपका सेम है। और यह कह सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू V/L ये भी सेम है। तो सेकंड कंडीशन, जैसे बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी L2, अब आपके पास क्या होगा, समझिए ध्यान से। अब जैसे सर्किट क्लोज हुआ तो करंट फ्लो करेगा, फिक्स है, इसके अक्रॉस अब जो वोल्टेज ड्रॉप है या टर्मिनल वोल्टेज है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट V2 टर्मिनल वोल्टेज आफ्टर क्लोजिंग सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी कि जैसे आपने सेकेंडरी सर्किट को क्लोज किया तो मान लीजिए V2 आगे टर्मिनल, क्यों आएगा, फिक्स है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा I2 into R का, है ना। तो ये होगा V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, V2 की वैल्यू होगी E2 minus I2R, क्या ये हो जाएगी, V2 बराबर E2 minus IR,
अब ये जो V2 आया यानी कि टर्मिनल फिक्स है, ये किसके बराबर आएगा आपके पास, इसी के बराबर आएगा V/L इंटू L1। L1 की जगह इस बार कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस वाले पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम आएगा, तभी जाके आपके पास बैलेंस कंडीशन होगी। तो सेकंड केस में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपके पास वो तो सेम है V/L, लेकिन इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना देगा V/L इंटू L2। ठीक है, तो पहले तो V2 निकाला, V2 का मतलब इस सर्किट के अक्रॉस या इतने से पार्ट के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो इतना आएगा। ठीक, देयरफॉर अपन कह सकते हैं आल्सो V2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, V/L इंटू L2, V/L इंटू L2। ठीक है क्या, यहाँ पर है, और V2 की वैल्यू क्या है, E2 माइनस I2R शुड बी इक्वल टू V/L इंटू L2। ठीक है, ये वही कंडीशन है। देखो दोनों केस को एक साथ किया है अपन ने, और कुछ नहीं किया। जो पहला केस था कि किसी भी सेल का EMF निकालना है तो वो सर्किट यूज कर रखा अपन ने, और यहाँ पर अपना यहाँ पे रिजल्ट आके रुक जाता था। और सेकंड केस मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, उसके लिए मैंने कल आपको इक्वेशन दिखाई थी, वो इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को ही अपन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ही लेके अपने को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पे और पहुंचना है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको अलग याद करो इसको अलग, वो सेम कंडीशन ही है आपके पास E2 माइनस I, और I2 की वैल्यू लिखना चाहे तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, E2 अपॉन R प्लस R, E2 अपॉन R प्लस RB, सॉरी RB रेजिस्टेंस बॉक्स या नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है क्या, अब इस वैल्यूज को पुट करें अपन तो आपके पास रिजल्ट आया था। एक मिनट डायग्राम थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं अभी, है ना। अब देखिए, तो क्या कह सकते हो आप, जो आपके पास सोल्व करने पर इक्वेशन बनेगी E2 R B अपॉन R प्लस RB। यहाँ पर पुट करें पर वैल्यूज किसकी, I2 की, साथ में अपने पास I2 की वैल्यू कितनी E2, ठीक है, R अपॉन R प्लस RB। तो क्या हुआ कि आपके पास क्या होगा, एक चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है क्या, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इज इक्वल टू V/L इंटू L। क्या यही कंडीशन बचेगी। ठीक है ना, इस I2 की वैल्यू अपन ने कहां से निकाली है, याद हो सर्किट में कल जो अपना लास्ट डेरिवेशन था, नीचे वाले सर्किट को यूज किया अपन और कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपके पास बैटरी है जिसका EMF आपने E2 माना, उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना R, और यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगा रखा है आपने। ठीक है क्या, R और RB, ये हो गया E2। तो जो भी करंट फ्लो करेगा I2 उसकी वैल्यू क्या आएगी, E2 अपॉन R प्लस RB। उठा के यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉरी I2 की, E2 माइनस I2 का मतलब E2 R अपॉन R प्लस RB। ठीक है, इज इक्वल टू V/L इंटू L2, ये होना चाहिए। तो सोल्व करो यहाँ से, ये बचेगा E2 RB अपॉन R प्लस RB इज इक्वल टू V/L L2। और E2 की जो वैल्यू थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन को देखे, V/L इंटू L1, यहाँ से E2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा V/L इंटू L1 RB। ठीक है क्या, इसको उधर ले जाते V/L इंटू L2 R प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो यहाँ से L तो कैंसिल आउट हो ही गया अपने पास, है ना, तो और V और B को भी हटा देते, तो क्या बचेगा अपने पास, RB L1 इज इक्वल टू R L2 प्लस RB L2। तो एक साइड जाते तो RB तो कॉमन आ गया आपके पास, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू R L2। तो R की जो वैल्यू आएगी आपके पास होगी L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू RB। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ लेंथ। कई बार आपको डायरेक्ट दे रखा होता है कि एक सेल है ना, उसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो फर्स्ट जो बैलेंसिंग कंडीशन लेंथ है वो L1 है, सेकंड बैलेंसिंग लेंथ L2 है, और आपको नॉन रेजिस्टेंस गिवन भी होता है, तो बताइए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करिए आप और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये सेकंड तरीका है कि अगर आपको डेटा के साथ है उस हिसाब से इस प्रोसीजर को सोल्व करें। एक और तरीका होता है कि कई बार आपको टर्मिनल वोल्टेज के रूप में ही क्या आंसर दे रखा होता है कि बताइए इस सेल का एक्सटर्नल ईएमएफ उतना है
और जो दूसरा सेल लगा है उसका ईएमएफ कितना है, तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कंडीशन कुछ नहीं, आपको उसी सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना है, चाहे कैसे भी केस बना दे। केस प्रोसेस सभी का सेम है ना, 2-3 केस बन जाते हैं, प्रोसेस क्या सभी का सेम ही रहता है। यानी कि आपको अगर सर्किट थ्योरी की कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं है तो आप इस पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को इजी तरीके से कर सकते हो। कुछ तो न्यूमेरिकल अपने कल किए थे है ना, 1-2 आज भी देख लेंगे। उसी तरीके से एक आपका जो आंसर है ये कई बार क्या होता है, वोल्टेज जो बैटरी के ईएमएफ से उनकी टर्म्स में भी आता है जो आपको गिवन होती है, ठीक है। अब इसकी एक और थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पोटेंशियोमीटर जब आप सोल्व करोगे है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप न्यूमेरिकल्स में या कैलकुलेशन में या इक्वेशन लिखने में कोई गलती ना करें। मेन चीज होती है इसमें इक्वेशन, अगर आपने इक्वेशन सही लिखी है तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है क्या। अब देखो एक और एप्लीकेशन होती है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ये अगर आपको 2 सेल दे रखे उसके ईएमएफ को कंपेयर करना है ना, ऐसा कोई खास चीज नहीं है, सिंपल ही है। आपका पास मान लीजिए हो गया बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ये हो गया आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर। मान लीजिए पहला सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 E1 E2, ठीक है। यहाँ पे 2 वे स्विच होता है आपके पास, ये जॉब की होगी और यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और इस तरीके से। तो खैर ये तो कोई खास नहीं, इतना न्यूमेरिकल भी नहीं आते इस टॉपिक से कि सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करो आप उसके न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना। फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट करोगे तो आपके पास माइनस पोजरी ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज बी बोल देते हैं अपन, इसकी लेंथ आर और रेजिस्टेंस कितना है आर ओम, ठीक है क्या। तो आपकी जैसे पहले सर्किट को कनेक्ट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी वी बाई एल इंटू सपोज करिए बैलेंसिंग लेंथ आती है L1, V बाई एल इंटू L1 शुड बी इक्वल टू E1, ठीक है। वैसा ही है जैसे किसी भी सेल का ईएमएफ निकालते हैं अपन है ना, ये इक्वेशन 1 होगी। अब सेकंड टाइम क्या करोगे, इस कनेक्शन को यहाँ से हटा के इसके साथ जोड़ दो, तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, V बाई एल L2 शुड बी इक्वल टू E2, दोनों को डिवाइड कर दो 1 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है। तो हालांकि इससे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन आते हैं डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप कि L1 L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अगर आपको 2 सेल दे रखे उसके ईएमएफ को कंपेयर करना है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इससे नहीं आ रहे क्वेश्चन ज्यादा, जो पहले 2 बताए थे आपको उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन है अपने पास किसकी, पोटेंशियोमीटर की कुछ। अब ध्यान रखें कि अपन जनरल क्या पोटेंशियोमीटर अपने को रीडिंग क्या है एक्चुअल देता है, एक्यूरेट देता है, फिर भी अपन इसको यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ पर इसकी साइज है पोटेंशियोमीटर की जो साइज है वोल्ट मीटर से थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा होती है ना। तो जनरली अगर अपने को प्रैक्टिकल्स वगैरह यूज करने हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं तो अपन वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, थोड़ी बहुत एरर आती है उसको अपन एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। पर पोटेंशियोमीटर से जो एरर है उसके चांस होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। पर पोटेंशियोमीटर डिवाइस का थोड़ा है बल्क होता है किसके कंपेयर, वोल्ट मीटर के कंपेयर, इसलिए आप पोटेंशियोमीटर को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि एक्यूरेट रीडिंग किसकी है, पोटेंशियोमीटर की है, फिर भी अपन वोल्ट मीटर यूज करके कैलकुलेशंस करते हैं और जो एरर आते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है क्या। अब एक और बात की जाती है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रॉबैक क्या है आपके पास पोटेंशियोमीटर के, तो पोटेंशियोमीटर का केवल एक ही ड्रॉबैक है कि इसकी साइज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, है ना, यही ड्रॉबैक और कुछ नहीं है। हालांकि इसकी रीडिंग जो आती है पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेट आती है, बस ये इसकी साइज की वजह से अपन हर जगह पर इसको यूज नहीं करते हैं। अपन क्या करते हैं, सिंपल वोल्ट मीटर यूज करके उसकी एरर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है क्या। तो ड्रॉबैक भी आपके पास पूछा गया, सेंसिटिविटी की भी बात की जाती है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियोमीटर किस एक्यूरेट वैल्यू तक पोटेंशियल ड्रॉप या बोल दीजिए पोटेंशियल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है ना। क्या मतलब है सेंसिटिविटी का, कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है किस लेवल तक या छोटी से छोटी पोटेंशियल जो सेल है आपके पास उनके ईएमएफ को फाइंड आउट करे तो वो ज़्यादा सही होगा एज कम्पेयर टू मान लीजिए कुछ सेल की वैल्यूज कम होती है, अगर पोटेंशियोमीटर उसको नहीं मेजर कर पाए तो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। तो ध्यान रखना सेंसिटिविटी का और पोटेंशियोमीटर का मीनिंग ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करें और स्मॉल ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करें। यानी कि ये बोल सकते हैं कि हाउ एक्यूरेटली पोटेंशियोमीटर कैन मेजर
स्मॉल ईएमएफ वैल्यूज व्हिच इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक है क्या? और हिंदी में कहता हूं कि जिस पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव का मतलब कि किस वैल्यू तक आपका पोटेंशियोमीटर सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकता है। अगर छोटी से छोटी वैल्यू भी वो ईएमएफ की फाइंड आउट कर सकता है तो वो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आता है कि सेंसिटिविटी क्या होती है पोटेंशियोमीटर की, और इसको कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो सेंसिटिविटी का मीनिंग सिंपल क्या, हाउ एक्यूरेटली अ पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल्स। हाउ एक्यूरेटली अ पोटेंशियोमीटर कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल्स, यानी कि पोटेंशियोमीटर सेल्स के ईएमएफ को किस एक्यूरेट वैल्यू तक मेजर कर सकता है, वो उसकी सेंसिटिविटी होती है। अब इसको सेंसिटिविटी होगी तो इंक्रीज कैसे करें। अब ध्यान सुनना, इंक्रीज के लिए ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आया था कि ड्रॉबैक बताइए इसका, सेंसिटिविटी क्या होती है, और सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब अपन ने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था वो था आपके पास V/L, V/L। ठीक है, अब ये बोलूंगा अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो तो क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा जो ईएमएफ है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स हैं स्मॉल ईएमएफ, उनकी वैल्यू भी मेजर कर पाएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ दोबारा सुन लो कि मान लिया अगर एग्जांपल समझते हैं, सपोज करिए इसके अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है, कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है, और इसकी लेंथ बोल देते हैं आपके पास 2 मीटर है। कितनी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 10/2 यानी कि 5 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर, ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। यानी कि 5 मीटर लेंथ पर आपके पास क्या है, सॉरी ये तो आ गया आपके पास V/L ना, वोल्ट पर मीटर। तो डेटा थोड़ा चेंज करते हैं, मान ली ज़्यादा ले लेते हैं, कम हो गया। ठीक, जैसे मान लिया आपके पास 50, इसके पास 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है और लेंथ ले ली 10 मीटर, तो कितने ले ली 10 मीटर, है ना। तो आपका जो V/L होगा तो 50/10 यानी कि 5 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ में ये 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं इस 10 मीटर की जगह मैं 20 मीटर ले लेता हूँ तो कितना होगा, 2.5 वोल्ट पर मीटर, कितना 2.5 वोल्ट, यानी कि पहले 1 मीटर में 5 वोल्ट के पोटेंशियल को मेजर कर सकता था, अब 1 मीटर में 2.5 वोल्ट के पोटेंशियल मीटर, यानी कि जो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट वैल्यू है ना, इस केस में और इस केस में 1 मीटर में 5 वोल्ट और 1 मीटर में 2.5 वोल्ट, तो ये जो वैल्यू है इससे क्या कम आई, तो यानी कि जो छोटे ईएमएफ है, छोटे ईएमएफ के सेल्स है, उसकी वैल्यू भी ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। समझ आए जी। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए एक फर्स्ट तरीका होता है कि आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हो तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर लेंथ ये कम हो जाता है, मींस ये स्मॉल ईएमएफ के सेल्स है उसके ईएमएफ को भी मेजर कर सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है, तो फर्स्ट तो क्या है आपका, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो यानी कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए फर्स्ट क्या होगा आपके पास, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी कि बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। दूसरी चीज, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को अगर आप और कम करना चाहें तो सपोज करें अगर मैं इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है ना, उसकी वैल्यू को कम कर दूं। अगर करंट की वैल्यू कम करने तो V की वैल्यू होती E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। तो अगर आपके पास E माइनस आई आर, आई की वैल्यू कम होगी तो ये जो V है फिर से कम हो जाएगा, सॉरी ये I कम हो गया आपके पास, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर जैसे पहले मान लीजिए I था 2 एम्पियर, अब I की वैल्यू अपने 1 एम्पियर कर दी, है ना। पहले कितनी मान ली 2 एम्पियर, तो E माइनस 2R और E माइनस 1R, तो यानी कि ये V1 और ये V2। तो आप देखो खुद ही कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। यानी कि पहले ज्यादा माइनस हो रहा था, अब कम माइनस हो रहा है, यानी कि जो वोल्टेज है वायर के अक्रॉस ही इंक्रीज हो चुका है। यानी कि पहले 10 वोल्ट, मान लीजिए 50 वोल्ट अपने पास क्या था इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज, अब मान लीजिए 55 वोल्ट हो गया, तो क्या ये ज्यादा सेल्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा सेल्स की वैल्यू को मेजर कर सकता है। यानी कि जो पहले 10 मीटर लेंथ में 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था, इस बार 10 मीटर पे कितने का हो गया, 55 वोल्ट का हो गया। यानी कि सेल्स के ईएमएफ की मेजर करने की रेट इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है, किसकी हेल्प से, करंट की हेल्प से। तो दूसरा प्रोसीजर क्या है, बाय इंक्रीजिंग द करंट इन प्राइमरी सर्किट, बाय इंक्रीजिंग द करंट इन प्राइमरी सर्किट। अगर आप प्राइमरी सर्किट में करंट इंक्रीज करते हो
तब भी आपके पास पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ती है, और आप चाहे तो लेंथ को इंक्रीज करते हो तब भी आपके पास पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। ये इसके दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का तरीका है। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुने, वापस स्टेटमेंट्स को दोबारा देखें नहीं समझ आए तो। कि पहला तरीका लेंथ बढ़ा दो, लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब आप स्मॉल ईएमएफ के सेल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या का, प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को क्या कर दो, कम कर दो। कम करने से क्या होगा कि आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ गया, यानी कि ज्यादा वैल्यूज के ईएमएफ आप मेजर कर सकते हो। ठीक है क्या? ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।